वेलकम टू OnlyIS। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज है 19 मार्च 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में लोकसभा को इस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जानकारी दी। इसी वजह से ये प्रोजेक्ट न्यूज़ में आया। जानते हैं, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, जहां पर उन्हें सपोर्ट मिला है वर्ल्ड बैंक का, जिसके तहत हम कंट्री में साइक्लोन के रिस्क को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें सूटेबल स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स ऑप्ट करने होंगे। स्ट्रक्चरल मेजर्स का क्या मतलब है? ऐसा एरिया जहां पर साइक्लोन्स का खतरा ज़्यादा होता है, वहां पर आप रिहेबिलिटेशन सेंटर्स वगैरह तैयार करके रखें, मेडिकेशन की, या फिर वापस से जो भी हमें स्टेप्स लेने होते हैं अगर साइक्लोन आ चुका है उसके बाद या उसके पहले, उसके लिए आप पूरा स्ट्रक्चर तैयार करिए। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स का मतलब ये होता है कि लोगों को तैयार किया जाए, एम्पावर किया जाए कि वो ऐसी कंडीशंस को हैंडल कर सकते हों कोस्टल स्टेट्स में और यूटीज़ में। तो इस प्रकार के मेजर्स हमें इस प्रोजेक्ट के तहत ऑप्ट करने हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अर्ली वार्निंग डिसेमिनेशन सिस्टम को इंप्रूव करेंगे। साइक्लोन को हम रोक तो सकते नहीं, ऑब्वियस सी बात है, ये एक नेचुरल फेनोमेना है। अच्छा तो ये होगा कि हमें उसके बारे में पहले ही जानकारी मिल जाए ताकि हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर सकें। लोकल कम्युनिटीज़ की कैपेसिटी को भी इनहेंस करना होगा ताकि ऐसे डिजास्टर्स को वो अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकें, नुकसान कम से कम हो। हमें इमरजेंसी शेल्टर, इवैक्यूएशन और प्रोटेक्शन की एक्सेस को इम्प्रूव करना होगा उन सभी जगहों पर जहां पर विंड स्टॉर्म्स आ रहे हैं, फ्लडिंग हो रही है, स्टॉर्म सर्जेस आ रहे हैं। हमें डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट को भी स्ट्रेंथन करना होगा, सेंट्रल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी और लोकल लेवल पे भी। इम्प्लीमेंट इसे करेगा कौन? इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि NDMA को दी गई है, जहां पर वो कोऑर्डिनेट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के साथ, एट द सेम टाइम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ। कवरेज की बात करें तो ऐसे 13 राज्य या फिर यूनियन टेरिटरीज जहां पर साइक्लोन्स का खतरा ज्यादा होता है, वो सभी इस प्रोजेक्ट के एम्बिट में आते हैं। ऐसे रीजन्स को, स्टेट्स और यूटीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। यहां पर जो पहली कैटेगरी है दैट इज कैटेगरी 1। इसमें ऐसे राज्यों को या यूटीज को रखा गया है जो ज्यादा वल्नरेबल हैं, लाइक आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। कैटेगरी 2 में ऐसे स्टेट्स या यूटीज हैं जहां पर वल्नरेबिलिटी थोड़ी कम है, लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, गोवा, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, अंडमान, निकोबार आइलैंड। तो ये क्लासिफिकेशन किया गया है। यहां पर हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में है, जो कि उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। यहां पर 5 साल की एक टाइग्रेस का शव मिला, जिसके बाद ये टाइगर रिजर्व न्यूज में आया। लोकेशन इसकी उत्तर प्रदेश के बहराइच और लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में और पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में, ये जो पूरा फैला हुआ रीजन है वहां पर सिचुएटेड है। इसे 2014 में टाइगर रिजर्व के तौर पर नोटिफाई किया गया। 2020 में इसे इंटरनेशनल अवार्ड T/2 भी दिया गया, क्योंकि पिछले 4 सालों में यहां पर टाइगर्स के जो नंबर्स थे वो डबल हो गए, जो कि एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। ये देखिए, एक तराई आर्क लैंडस्केप तैयार करता है अपर गैंगेटिक प्लेन में। पूरा ये जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व का एरिया है, इसका जो नदन एज है वो इंडो नेपाल बॉर्डर से टच करता है। ये मैप है, इस मैप में देखिए यहां पर है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जहां पर मैं मार्क कर रहा हूं। यहां पर जहां पर मार्किंग की जा रही है, ये बिल्कुल आप देख रहे होंगे मैप में, नेपाल के बिल्कुल बॉर्डर के पास में है। और इसके सदर्न पार्ट में आपको शारदा और खाकरा रिवर्स मिलेंगी। फ्लोरा फोना की बात करें तो 127 एनिमल्स की, 326 बर्ड्स की और 2100 यानी कि 2100 फ्लावरिंग प्लांट्स की स्पीसीज आपको यहाँ मिल जाएंगी। वाइल्ड एनिमल्स में टाइगर, स्वैम डियर, बंगाल फ्लोरिकन, लेपर्ड्स, ये सब मिलेंगे। एट द सेम टाइम यहाँ पर आपको हाई साल फॉरेस्ट, प्लांटेशन और ग्रासलैंड भी देखने को मिल जाएंगे। कुछ और प्रोटेक्टेड एरियाज जो आपको उत्तर प्रदेश में ही मिलेंगे: 2000 दुधवा नेशनल पार्क, नेशनल चंबल सेंचुरी, चंद्र प्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो चलिए ये पूरा आर्टिकल पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में।
हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को अभी हाल ही में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन अपॉइंट किया गया। ये 3 साल का टर्म कंप्लीट करेंगे जो कि जुलाई 2021 से स्टार्ट होगा। बात करते हैं इस पार्टनरशिप के बारे में। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप जो है उसे 2000 में इस्टेब्लिश किया गया था। उद्देश्य बिल्कुल साफ है, नाम से ही स्पष्ट है कि ट्यूबरक्यूलोसिस को हमें एलिमिनेट करना है पूरी दुनिया से। सिग्निफिकेंस ये है कि एक बहुत ही यूनिक इंटरनेशनल बॉडी है जहां पर उन सभी देशों को एक साथ लेकर आया जाता है जो टीबी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हैं। वो सभी मिलकर टीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। इन बिटवीन 2000 में ही एक डिक्लेरेशन हुई थी जिसे नाम दिया गया था एम्स्टर्डम डिक्लेरेशन। एम्स्टर्डम डिक्लेरेशन में कोलैबोरेटिव एक्शन की बात की गई उन 20 देशों के मिनिस्ट्रियल डेलीगेशंस के द्वारा जिनके ऊपर ट्यूबरकुलोसिस का सबसे ज़्यादा बर्डन है। मतलब वो 20 देश जहां पर टीबी का खतरा बहुत ज़्यादा है, वो सभी लोग एक साथ मिलकर आएंगे और कोलैबोरेटिव एक्शन लेंगे अंडर दिस डिक्लेरेशन। लगभग 1500 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है इस पार्टनरशिप में, जिसमें इंटरनेशनल, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ पेशेंट ग्रुप भी शामिल है। इसका सेक्रेटेरिएट स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इंडिया के क्या इनिशिएटिव्स हैं टीबी को लेकर? इंडिया कमिटेड है कि हम 2025 तक इंडिया से जो ट्यूबरक्यूलोसिस है उसे पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, एलिमिनेट करेंगे। जबकि जो ग्लोबल टारगेट है वो 2025 का है। हमने 5 साल पहले का टारगेट लिया है। इसके लिए एक नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर टीबी एलिमिनेशन भी चल रहा है 2017 से, जो 2025 तक चलेगा। इसमें गाइडेंस प्रोवाइड करवाया जा रहा है उन सभी स्टेक होल्डर्स को जो टीबी के लिए काम कर रहे हैं, जिससे टीबी की मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी यानी कि होने वाली मौतें और बीमारी दोनों को ही कम किया जा सके। निक्षय पोषण योजना भी चलाई गई थी, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति टीबी से ग्रसित होता है तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो उनको एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दिया जाता है इस स्कीम के तहत, ताकि उन्हें कुछ पैसे अवेलेबल हो जाएं जिसके ज़रिए वो कुछ न्यूट्रिशनल सपोर्ट अवेल कर सकें। टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन, इसके तहत 2022 तक पूरे देश में ट्यूबरकुलोसिस केयर सर्विसेज को एक्सपेंड करने की योजना बनाई गई है। ये सारी बातें स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चिनाब ब्रिज के बारे में है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज होगा कंप्लीट होने के बाद, जो कि चिनाब नदी पर जम्मू एंड कश्मीर में बनाया जा रहा है। ये लगभग अपने कंस्ट्रक्शन के अंतिम स्टेज पर है। गवर्नमेंट ने इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन अभी शेयर की, इसलिए ये न्यूज़ में आया। ये इसके कंस्ट्रक्शन फेज की इमेज है। यहाँ पर देखिए, ये ब्रिज जो है वो तैयार होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें एक आर्क भी होगा, कुछ ऐसा, जो इस वैली में इस ब्रिज को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा अलॉन्ग विद अ फ्यू पिलर्स। ठीक है, अब ब्रिज के बारे में बात करते हैं। तैयार होने के बाद ये दुनिया का हाईएस्ट रेल ब्रिज होगा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब रिवर पर है। ये कश्मीर वैली को बाकी के देश से कनेक्ट करेगा। ये 1315 मीटर लंबा एक ब्रिज होगा, जिसमें 467 मीटर का एक ब्रिज है, एक आर्क है, नॉट ब्रिज, इट्स एन आर्क। इसकी जो ऊंचाई है इस ब्रिज की वो 359 मीटर है सी लेवल के ऊपर। इस मैप में देखिए 359 मीटर्स है, जबकि एफिल टावर की जो ऊंचाई है वो 324 मीटर है। इस लिहाज से इसकी जो टोटल हाइट होगी वो एफिल टावर से 35 मीटर ज़्यादा होगी। इसका जो डिज़ाइन लाइफ है वो बताया जा रहा है तैयार होने के बाद लगभग 120 सालों तक ये अच्छे से वर्क कर सकता है। काफ़ी होस्टाइल टेरेन में तैयार किया गया है, हिमालय के यंगफोल्ड माउंटेन्स में, जहाँ पर क्लाइमेट भी काफ़ी सख्त रहता है। इंडियन रेलवे का जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट है उसी के तहत इसे डेवलप किया गया है। ये लगभग 111 किलोमीटर का जो पूरा स्ट्रेच है कतरा और बनिहाल के बीच का, उसको लिंक कर देगा। अर्थक्वेक जो सिस्मिक जोन 5 में अक्सर आते हैं उन्हें झेलने की क्षमता रखता है यह ब्रिज, और नॉर्मल वे में एक ब्लास्ट प्रूफ ब्रिज है। डीआरडीओ के साथ कंसल्ट करके इसे तैयार किया गया है कि अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसे भी बियर करने की क्षमता ये ब्रिज रखता है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से इसे डेवलप किया जा रहा है। बात करते हैं चिनाब रिवर के बारे में। इसका सोर्स जो है वो अपर हिमालय में हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है। ये जो रिवर है ये चंद्रा और भागा दो नदियाँ
जब तांडी में मिलती हैं केलोंग के 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पर लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, वहां से ओरिजिनेट होती है फुल फ्लेज्ड वे में ये रिवर। जो भागा रिवर है ये सूर्यताल से ओरिजिनेट होती है, जो कि बारालाचाला पास से हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, कुछ ही दूरी पर है। जो चंद्रा रिवर है वो भी बारालाचाला पास के नजदीक में ही एक ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। इसके बाद ये जम्मू रीजन जो जम्मू का है, जम्मू एंड कश्मीर का है, उसके साथ ही साथ पंजाब और पाकिस्तान से फ्लो करते हुए फाइनली इंडस रिवर में मिल जाती है। तो ये सारी बातें चेनाब रिवर के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एमिकस क्यूरी के बारे में है। सॉलिसिटर जनरल ने अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक अपील की कि प्रॉपर गाइडलाइंस को फ्रेम किया जाना चाहिए कि अगर कोर्ट कोई एमिकी क्यूरी अपॉइंट कर रही है तो उनके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे अलग अलग केसेस में। स्पेशली सेंसिटिव केस में अगर कोई एमिकी क्यूरी अपॉइंट किया जा रहा है तो उसके क्या रोल्स होंगे। अब एमिकस क्यूरी होता कौन है? इन्हें कोर्ट का फ्रेंड कहा जाता है। एक्चुअली में ये लॉयर्स होते हैं। स्पष्ट शब्दों में एमिकस क्यूरी एक लॉयर होता है जिसे कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है उसके ओपिनियंस लेने के लिए स्पेसिफिक केसेस में। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जो जिसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज होता है, सिविल या फिर क्रिमिनल, वो इतना कैपेबल नहीं होता कि अपने लिए कोई लॉयर हायर कर सके। इन दैट केस कोर्ट की ओर से उन्हें एक एडवोकेट अपॉइंट किया जाता है। उन्हें भी एमिकस क्यूरी ही कहा जाता है। रोल्स एंड फंक्शंस की बात करें, अगर कोई पिटीशन रिसीव होती है जेल या फिर किसी और क्रिमिनल मैटर में कि जो एक्यूज्ड है वो अनरिप्रेजेंटेड है, तो उसे एक एडवोकेट अपॉइंट किया जाता है एमिकस क्यूरी के रूप में कोर्ट के द्वारा, जो डिफेंड करता है और आर्ग्यू करता है एक्यूज्ड की ओर से। सिविल मैटर्स में भी ऐसे एडवोकेट्स की अपॉइंटमेंट का प्रावधान है अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो पार्टी है वो अनरिप्रेजेंटेड है। तो कोर्ट एमिकस क्यूरी को जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर में भी अपॉइंट कर सकता है उनका ओपिनियन लेने के लिए, ताकि वो गाइड कर सकें या अपना जो भी डाइवर्स ओपिनियन है वो कोर्ट के सामने रख सकें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वेनाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बंबू फ्लावरिंग के बारे में है। ग्रिगेरियस फ्लावरिंग, ये जो बांस के पौधे हैं ये झुंड में ही रहते हैं, जहां मिलेंगे एक साथ मिलेंगे। वेनाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये फ्लावर कर रहे हैं, मतलब इस पे फूल आ रहे हैं। तो केरला में ये वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में भी वाइल्ड लाइफ के लिए एक खतरा पैदा कर रहे हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में क्यों? क्योंकि वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है। अब देखिए, ये थॉर्नी बम्बूस, जिन्हें बोम्बासा बम्बोस भी कहा जा सकता है, ये मोनोकार्पिक होते हैं, जो अपनी लाइफ साइकिल में केवल एक ही बार फ्लावर होते हैं, उन्हें मोनोकार्पिक कहा जाता है। ये पैसिया फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब घास की एक प्रजाति है जो 40 से 60 साल के बीच में एक बार फ्लावर कर जाती है। ये जो टोटल एरिया है सेंचुरी का 344 स्क्वायर किलोमीटर का, उसमें 500 हेक्टेयर में फैले हुए हैं। अब इनकी फ्लावरिंग से लोगों को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? दिक्कत की बात यह है कि जब ये पूरी तरीके से फ्लावर हो जाते हैं तो जो इनकी हरियाली होती है, जो पत्ते होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। अगर एक बहुत बड़ा एरिया जहां पर बांसों की वजह से अच्छी मात्रा में फॉडर हुआ करता था, जिसको जो भी जीव माइग्रेट करके आते थे कर्नाटका से, तमिलनाडु से, वो खा के इस सेंचुरी में रहते थे, अब उन्हें फॉडर नहीं मिलेगा खाने के लिए, तो उनके लिए एक थ्रेट है। कई तरीके के नुकसान हैं इससे। जो एलिफेंट, वाइल्ड गौर या फिर ऐसे हर्बीवर्स जो नीचे की घास को खाना पसंद करते हैं, वो बम्बू की जो ग्रास है उसको खा लेते हैं, बाकी की ग्रास खा लेते हैं। अब उनको फॉडर की कमी हो जाएगी। इसका एक नुकसान और होगा कि जब फॉडर की कमी होगी तो वो आसपास के दूर दराज के इलाकों में जाने की कोशिश करेंगे, तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की संभावना भी बढ़ेगी और एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ दिस फ्लावरिंग। ठीक है, बात करते हैं वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। लोकेशन देखिए, ये केरला में आपको मिलेगा, जहां पर नागरहोल और जो बंदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं कर्नाटका की, वो इसके नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलेंगी, और मुदुमलाई जो तमिलनाडु का है वो साउथ ईस्ट में मिलेगा। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक इंटीग्रल पार्ट भी है। यहाँ मैप में देखिए, ये वेनाद का पूरा एरिया है और यहाँ पर आपको वेनाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी। ठीक है, इसे 1973 में सेंचुरी का दर्जा दिया गया था। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कोरट्टी माला है। आपको मैमल्स की 45 स्पीसीज यहाँ पर मिल जाएंगी, जिनमें से 6 वेस्टर्न घाट के एंडेमिक हैं और 203 प्रजाति आपको पक्षियों की भी मिल जाएंगी। फॉरेस्ट टाइप की बात करें तो आपको मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो साउथ इंडिया के हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। वेस्ट कोस्ट सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी यहाँ पर मिल जाएंगी। टीक, यूकेलिप्टस और ग्रेवालिया के पेड़ भी यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। ट्राइब्स की बात करें तो कुरुमा, पेनिया, कट्टू नैका, उराली, कुरुचियार और अडियार,
ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ इसी एरिया में इनहेबिट करती हैं। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट हैं, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने लॉन्च किया है वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से। एम्स्टर्डम डिक्लेरेशन HIV एड्स को एलिमिनेट करने के लिए तैयार किया गया ये डिक्लेरेशन था। वर्ल्ड की जो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है वो इंडस रिवर पे लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। वेनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नीलगिरी वैसे रिजर्व का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। जब आप इस PDF को, सेशन की PDF को डाउनलोड करेंगे ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल से, तो वहाँ पर इसका जो जवाब होगा वो मेंशन होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इसके अलावा आप ओनली IAS नथिंग एल्स सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम में। अगर आप अभी तक चैनल पे नहीं हैं तो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे सेशंस की PDF वहीं पे मिलती हैं। तो चलिए आज के सेशन पे यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।